नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरा होने पर देश अमर शहीदों को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर अवैध चौकियों का निर्माण किया। तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर 5000 पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कारगिल युद्ध में ऊंची चोटियों पर कब्जा कर बैठे दुश्मन देश के 2700 सैनिकों को ढेर कर दिया। बाकी दुम दबाकर वापस पाकिस्तान भागने को मजबूर हो गए। अपनी जमीन वापस हासिल करने की जंग में भारत मां के 527 वीर सपूत शहीद हुए। 1300 से अधिक जाबाज सैनिकों ने गहरे जख्मों के बावजूद दुश्मन को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। कारगिल विजय के 25 साल बाद नए भारत में देश की सीमाएं अभेद किले की तरह महफूज बना दी गई। यही कारगिल के शहीदों को भारतीय सेना की सच्ची श्रद्धांजलि है। कारगिल विजय के 25 साल, अमर शहीद आए याद। $527 वीरों की कुर्बानी, 1300 जवानों के जख्म से जीत की कहानी। पाकिस्तान का विश्वासघात, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ज्यादा सशक्त, शत्रु देशों में मची घबराहट। डिफेंस में भारत आत्मनिर्भर, ताकतवर बन शहीदों को नमन। जल, जमीन, आसमान, सेना के पास आधुनिकतम हथियार। राफेल, चिनूक, अपाचे, दुश्मन थर थर कांपे। होवित्जर, वज्र, पिनाका, मार गिराए दुश्मन लड़ाका। S-400 मिसाइल सिस्टम चीन पाक सीमा पर बेदम। मजबूत सर्विलांस, यूएवी, ड्रोन, शत्रु की घुसपैठ होगी नाकाम। हम उस समय सेक्शन कमांडर थे और शिवदास जवान था, उसके पास LMG था। यहाँ से CO साहब तो सामने भेज दिए 5-6 बजे, 5 बजे के न शाम में भेज दिए थे कि ये 5-7 को है इस सिकरी पर जाके अटैक करो। सबसे पहले उस इलाके में हमारे पास सफिशिएंट ट्रूप्स नहीं थे। दूसरा, उस इलाके में इंटेलिजेंस बहुत कमजोर था, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस ना के बराबर था, जिसकी वजह से इतना बड़ा घुसपैठ हुआ पाकिस्तान का। तीसरा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट था। टेरेन टॉर्चुअस था, एनवायरनमेंट हॉरेंडस था। नीचे स्लोप्स 30 डिग्री थे, ऊपर 60 से 70 डिग्री थे और कुछ जगह पे वर्टिकल क्लाइम था। पाकिस्तान को वहाँ उखाड़ने के लिए हमको बहुत बड़े फौज का जमावड़ा करना पड़ा, लेकिन हमको ये भी शक था, डर था कि उस समय चाइना कुछ बड़ी गड़बड़ कर सकता है और पाकिस्तान जो है कुछ बड़ी गड़बड़ कर सकता है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और एल्सवेयर। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हमने 200,000 ट्रुप्स को मोबिलाइज किया और कारगिल में तकरीबन 30,000 सैनिक लगाए, ये यकीन करने के लिए कि चाइना और पाकिस्तान कहीं और कुछ गड़बड़ न कर सके। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विश्वासघात से सबक लेते हुए पूरे सरहदी इलाके में अपनी तैनाती को कई गुना बढ़ाया।
इसके साथ बॉर्डर पर सर्विलांस और ऑफेंसिव मोर्चे को मजबूत किया गया। 25 साल में भारतीय सेना कहीं ज्यादा सशक्त और मजबूत हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक भारत की सेना की मौजूदगी से दुश्मन का दिल दहल उठता है। ऊंचे पर्वतों, मैदान, जल और आसमान में आज भारत को कोई सीधे चैलेंज नहीं कर सकता। तो वहीं पाकिस्तान अंदर से कंगाल बन चुका है, तो वहीं सरहदों पर भारत के खिलाफ सिर उठाने की उसकी औकात बची नहीं है। भारत करगिल युद्ध की 25वीं विजय वर्षगांठ मना रहा है। युद्ध के बाद बीते इन 25 सालों में भारत और ज्यादा सशक्त हुआ है। देश की सेना आत्मनिर्भर हुई है और लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक इंडियन आर्मी की मौजूदगी से दुश्मन का दिल दहल जाता है। आपको बताते हैं 2.5 दशक में भारतीय सेना में कौन कौन से ऐसे अत्याधुनिक उपकरण और हथियार शामिल किए गए हैं जिनसे पाकिस्तान और चीन खौफ खाते हैं। इतना ही नहीं, भारत की सेना ने अपने हथियारों, विमानों और सर्विलांस डिवाइसेस में भी इजाफा किया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पिछले 25 सालों में राफेल, चिनूक, अपाचे, MI-17 और V5 जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान शामिल किए गए। आसमान में ताकत को कई गुना बढ़ाकर भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर लगातार सतर्क रहती है। वहीं जमीन पर भी भारतीय सेना ने कई नए हथियारों से अपनी ताकत को बढ़ाया है। अपनी पुरानी आर्टिलरी गन्स को अपग्रेड करके और तेज और दूर तक प्रहार करने के लिए तैयार किया है। इसके साथ ही M777 होवित्जर, K9 वज्र, पिनाका मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज के साथ आक्रामकता को बढ़ावा मिला है। भारतीय सेना ने सरहदी मोर्चों को मजबूत बनाने के लिए रूस से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी हासिल किए। इनमें से एक मिसाइल सिस्टम की यूनिट को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया, जबकि S-400 की दूसरी यूनिट को चीन सीमा के पास LAC पर लगाया गया है। पिछले 2.5 दशकों में भारत की सेना ने इजराइल से अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV खरीदकर सीमाओं पर अपनी निगरानी को भी नए आयाम दिए हैं। ड्रोन की शक्ति के साथ सर्विलेंस रडार सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोटिक सोल्जर्स भी डिप्लॉय कर रही है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीमा पर हर मौसम में निगरानी करते हैं। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों की हर कोशिश को बेहतरीन सर्विलांस और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के साथ नाकाम किया जा रहा है। अपने उपकरणों, हथियारों और आधुनिक सर्विलांस डिवाइस के अलावा भारत की सेना ने विंटर क्लॉथिंग, राशन, हैबिटेशन और मेडिकल सुविधाओं को भी पूरी तरह से नया बना दिया है। बड़े पैमाने पर हमने ड्रोन्स कई प्रकार के ड्रोन्स हिंदुस्तान के साथ मिला रही हैं। आप देखो, प्रेडेटर ड्रोन्स हम अमेरिका से ले रहे हैं, नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए। इसके अलावा हमारे पास इजराइल के हेरोन और हर्मीज ड्रोन्स हैं। हमने अपनी DRDO के बनाए हुए नेत्र और निशांत हैं। इसके अलावा कई प्रकार के स्वॉर्म ड्रोन्स हैं और छोटे ड्रोन्स हैं, कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं जो हिंदुस्तान में बन रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ड्रोन्स में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हब बन जाए। फिर हमने एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी भी कुछ हद तक हासिल कर ली है, जिससे हम दुश्मन के ड्रोन्स को नाकाम कर सकें। जिस तरीके से हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री भी अब जुड़ गया है मेक इन इंडिया के तहत, जहां पे हमारे आर्म्स, एम्यूनिशन, हम लोग के इक्विपमेंट सब कुछ उसमें बन रहे हैं। DRDO को भी अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें प्ले कर रहा है। यहाँ पे हमारे टैंक भी बन रहे हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी अगर देखें, जिस तरह से व्हील्ड हमारे हाउइट्जर्स भी उसमें हमारे बन रहे हैं, जिस तरह से ड्रोन्स का भी हम लोग का पूरा कैपेबिलिटी और बढ़ता जा रहा है। नेवल अगर हम लोग अपने डॉकयार्ड्स देखें तो यहाँ पे भी हमारे शिप बिल्डिंग का और भी ज्यादा इसमें बढ़त हो रखा है। अगर तेजस एयरक्राफ्ट को देखें, HAL को देखें तो, और ढेर सारे हमारे एमिनिशंस एंड स्पेयर पार्ट्स एंड मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग पूरा इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया के तहत हम लोग इसमें पूरा चल रहे हैं, जिसके वजह से भारत और मजबूत होता जा रहा है अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत। बस सेल्फ रिलायंस के तौर पे ही नहीं, बट एक ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरर भी हम लोग उसमें बनते जा रहे हैं, जहां पे हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं पूरे वेपन्स और इक्विपमेंट और आर्म्स और एमिनिशन। इंडियन आर्मी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अब 1999 की तरह घुसपैठ की
कोई संभावना नहीं बची है। इसके साथ ही युद्ध जैसे हालात के दौरान नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों की पहचान की गई थी। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले घुसपैठ के मार्गों की पहचान कर घुसपैठ रोधी ग्रिड बनाए गए। ये ग्रिड सभी घुसपैठ के रास्तों को कवर करते हैं। घाटियों के आसपास तैनाती में गैप को भर दिया गया है। एलओसी के माध्यम से संभावित दुश्मन प्रवेश बिंदुओं पर माइन बिछाई गई है। सेना को सप्लाई राउंड में मदद करने के लिए एलओसी के पास कई हेलीपैड बनाए गए हैं। अब सीमा पर तैनात रहने वाले सैनिकों को अमेरिका से आने वाली विशेष विंटर क्लॉथिंग और जूते दिए जाते हैं। उनके हाथों में सिक्स-सॉयर राइफल्स हैं और रहने के लिए नए तरीके के शेल्टर हैं। इन सुविधाओं की वजह से अब भारतीय सैनिक -45 डिग्री तापमान में भी पाकिस्तान और चीन की लगी पोस्ट पर लगातार ड्यूटी देते हैं। भारत की सेना टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी पाकिस्तान हो या चीन, किसी भी मोर्चे पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वक्त भारत की सेना दुश्मन को करारा जवाब दे सकती है। आप देखो कश्मीर वैली में किसी प्रकार की घुसपैठ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्योंकि आपने बहुत ही उच्च दर्जे का सिक्योरिटी ग्रिड एस्टैब्लिश किया, इंटेलिजेंस ग्रिड एस्टैब्लिश किया, लोकल इंटेलिजेंस ग्रिड एस्टैब्लिश किया। जहाँ तक जम्मू का रीजन है, 2002 के बाद में कुछ बड़े पैमाने पर वहाँ कुछ नहीं हुआ था, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ था। जब गलवान में मुठभेड़ हुआ तो जम्मू एरिया में जो 70 से 80% फौज थी उसको उठा के अपने लद्दाख में भेज दिया। तो इस इलाके में फौज है ही नहीं। सिक्योरिटी ग्रिड खत्म हो चुका है, इंटेलिजेंस ग्रिड खत्म हो गया, लोकल इंटेलिजेंस जिसको हासिल करने में कई साल लग जाते हैं वो खत्म हो गया है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर दोबारा वहाँ ट्रूप्स को लगाया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी ग्रिड दोबारा एस्टैब्लिश हो, इंटेलिजेंस ग्रिड दोबारा एस्टैब्लिश हो, लोकल ग्रिड दोबारा एस्टैब्लिश हो। जो मनी लॉन्ड्रिंग के साधन थे जिससे उनके पास पैसा आता था, उनको माध्यम से आए दिन ग्रेनेड अटैक होते थे, पुलिस फोर्सेस के ऊपर अटैक होते थे, चौकियों पर बैंक चलाए जाते थे, स्कूल चलाए जाते थे, सब बंद हो गया। आज सारा देश कारगिल विजय दिवस पर अमर बलिदानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने सभी बाधाओं को पार करते हुए बर्फीले पहाड़ों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। ये भारत का पहला टेलीविजन युद्ध भी था जिसके दौरान टोलोलिंग और टाइगर हिल के अज्ञात निर्जन शिखर सारे देश की जुबान पर आ गए थे। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। परवेज मुशर्रफ की सरपरस्ती में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने एलओसी पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी लोग कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हो गया था कि पाकिस्तान की सेना सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल थी। भारतीय सेना और वायुसेना ने दुश्मन के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को घुसपैठ छोड़ वापस भागना पड़ा। कारगिल युद्ध ऊंचाई वाले इलाके में लड़ा गया था। भारतीय सेना को पहाड़ियों के नीचे से लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध पहला सशस्त्र संघर्ष था। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। इसलिए 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान जनरल वेद प्रकाश मलिक भारतीय सेना के प्रमुख थे। जनरल मलिक ने कारगिल युद्ध से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी और दिलचस्प बातों को उजागर किया है। कारगिल युद्ध एक बड़ी चुनौती थी। युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सदमे में आ गए थे, क्योंकि कारगिल युद्ध से 3 महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान ने ऐतिहासिक लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे और इसके लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर गए थे। कारगिल युद्ध शुरू होने पर सेना इस वजह से हैरान थी क्योंकि सेना के पास उस वक्त ऐसी कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं थी। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की ओर से
किसी भी तरह के युद्ध किए जाने की संभावना को ही नकार दिया था। 25 साल पहले भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी में भी कमजोर थी। सैन्य चौकियों के बीच का अंतर 9 से 40 किलोमीटर तक था। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो इस इलाके में पेट्रोलिंग पर भी असर होता है। उस समय भारतीय सेना के पास आज की तरह आधुनिक गैजेट्स भी नहीं थे। ऐसे वक्त में कारगिल में पाकिस्तान के द्वारा युद्ध की शुरुआत करना हैरानी भरा कदम था। शिमला एग्रीमेंट के बाद में फैसला किया गया था दोनों देशों के अंदर आपसी कि सर्दियों में वातावरण को ध्यान रखते हुए हम ऊंची पहाड़ियों से पीछे आ जाएंगे और जब मौसम खुल जाता है तो उनको रीऑक्यूपाई करेंगे। जब 1998 में हिंदुस्तान की फौज पीछे वापस आ गई तो पाकिस्तान ने उस ट्रीटी को वायलेट किया और 1998 विंटर्स में उन तमाम हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। सो पाकिस्तान तमाम ऊंचाइयों पर था, हम नीचे थे, हमको फ्रंटल अटैक्स करने थे जो बहुत ही मुश्किल थे। और जो हिंदुस्तान की फौज ने कर दिखाया वास्तव में इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट किया। दुनिया की शायद कोई भी फौज इतनी आसानी से पाकिस्तानियों को पिछाड़ नहीं सकती थी जो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। 1999 में जनरल मलिक पोलैंड और चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर थे। जब वो चेक गणराज्य में राजदूत के साथ नाश्ता कर रहे थे तब एम्बेसडर ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान के अखबार लिख रहे हैं कि उनके मुल्क ने कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जनरल मलिक ने फौरन दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर को फोन किया। कारगिल में टॉप से लेकर कॉर्प्स कमांडर तक सभी ने इसे पाकिस्तानी सेना की नहीं बल्कि सलवार समीज में आए आतंकवादियों की घुसपैठ माना, जबकि हकीकत में एलओसी के साथ लगते हुए 100 किलोमीटर के इलाके पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। दरअसल परवेज मुशर्रफ 1980 में पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर थे और उस वक्त उन्होंने सियाचिन सेक्टर में भारत की कुछ पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह नाकामयाब रहे थे। मुशर्रफ को इस बात का दुख था कि उनके कई लोग मारे गए और वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। जनरल मलिक के मुताबिक मुशर्रफ अच्छे कमांडो थे लेकिन खराब रणनीतिकार थे। जब मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बने तब उन्होंने पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से इन इलाकों में हमला करने की बात कही थी। बेनजीर भुट्टो ने उनसे कहा था कि उन्हें इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जब मुशर्रफ को पाकिस्तान का सेना प्रमुख नियुक्त किया तो मुशर्रफ को ऐसा लगा कि उनके पास खुद को साबित करने का समय है और यही वक्त है जब वो सियाचिन और कारगिल की चौकियों पर कब्जा कर सकते हैं। मुशर्रफ इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें पता था कि घुसपैठ करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। जब कड़ाके की सर्दी थी तब उन्होंने भारतीय इलाके में पेट्रोलिंग करनी शुरू की और फरवरी 1999 में यहाँ अपने अड्डे जमा लिए, लेकिन बर्फीले तूफान और एवलांच की वजह से पाकिस्तानी सेना को अपने कई लोगों को खोना पड़ा था। पाकिस्तान की सेना ने नवाज शरीफ को इसे लेकर ठोस जानकारी नहीं दी थी। भारतीय सेना के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर कोई जानकारी नहीं थी और ऊंचाई पर लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में लगातार सैनिक शहीद हो रहे थे। लेकिन तमाम विपरीत हालात के बावजूद इंडियन आर्मी ने टोलोलिंग और थ्री पिंपल रिज लाइन पर कब्जा कर लिया तो अधिकारियों और जवानों को यकीन हो गया कि वो इस युद्ध को जीत सकते हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आखिरकार 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से पूरे भारतीय इलाके को मुक्त करा लिया गया। उन्नीस में लड़े गए कारगिल युद्ध को पर्यटकों के सामने बिल्कुल ताजा कर देता है। कारगिल के इस युद्ध स्मारक को देखने पर हर भारतीय शहीद जवानों के लिए श्रद्धा से ओत-पोत हो जाता है। युद्ध को जीतने में कारगिल के स्थानीय लोगों की बेहद अहम भूमिका रही। वहीं आज भारतीय सेना के सहयोग से कारगिल के स्थानीय बाशिंदों को पर्यटन में भारी रोजगार मिल रहा है। नतीजन देशवासी भारतीय सेना के विपरीत हालात में लड़े गए युद्ध के गवाह बनते हैं, तो वहीं कारगिल के लोगों को उनकी अपनी जमीन पर बेहतर काम मिल रहा है।
साल 1999 में पाकिस्तान से युद्ध में भारतीय जवानों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। सेना के इस अभियान में कारगिल के लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2000 में कारगिल में 3 दर्जन से भी कम पर्यटक पहुंचे थे, किंतु आज 25 साल बाद ये आंकड़ा 3 लाख को छूने लगा है। वर्ष 2023 में कारगिल में 2.25 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिनमें 4,655 विदेशी थे। इस वर्ष अब तक करीब 1,90,000 पर्यटक आ चुके हैं और इनमें 1,550 विदेशी भी हैं। ये आंकड़ा लगातार आगे बढ़ेगा। कारगिल में मई से सितंबर तक पर्यटन गतिविधियां चरम पर रहती हैं। बता दें कि 2018 तक कारगिल आने वाले सैलानियों का आंकड़ा 1 लाख से कम रहा था। पिछले 5 सालों में पर्यटन में करीब 3 गुना वृद्धि हुई है। पिछले 2 दशक में कारगिल में होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पर्यटन क्षेत्र में लोगों को आसान रोजगार मिल रहा है। वर्ष 1999 तक कारगिल में नाम मात्र के होटल थे। आज करीब 300 होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे हैं। लद्दाख नई होम स्टे नीति के तहत लोगों को होम स्टे बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि उन्हें अपने होम स्टे में पर्यटकों को किस तरह से अच्छी सुविधाएं देनी है। वहाँ हमारे पास रेडार्स नहीं थे, वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं था, वहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नहीं था। हमारे 2 एयर बेसेस थे, एक श्रीनगर में और एक लद्दाख में। कारगिल मिड में था, तकरीबन 270 किलोमीटर इधर साइड से, और वहाँ किसी प्रकार का कोई इस माफी की चीज़ें नहीं थी। तो ये तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए हिंदुस्तान को काफ़ी समय लगा ये पहचानने के लिए कि दुश्मन कितनी बड़ी तादाद में है। पहले हमको लगा कि तो टोटल 30 से 40 घुसपैठिए हैं, जिनको हम कुछ ही दिनों में बेफल कर देंगे। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे पता लगा कि पाकिस्तान का जो है घुसपैठ जो है कम से कम 150 से 200 किलोमीटर तक था, द्रास से लेके बटाली तक, और उनकी नफरी तकरीबन ब्रिगेड स्ट्रेंथ थी। शुरू में पाकिस्तान ने कहा कि वो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं जिनको कुछ मुजाहिदीन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में साफ तौर पर पता लगा कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की पूरी एक ब्रिगेड थी। पहाड़ी एरिया में जो हम लोग के फोर्स रेशियो जो हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि जो पहाड़ी के ऊपर जब एक आदमी वहां पे बैठ जाता है, जिस तरीके से वो पोस्ट ले लेते हैं, तो एक किले के तौर पे हो जाता है और उनको कॉन्कर करना, उसको वहां पर उसको नष्ट करना हम लोग को बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग के जिस तरह से आर्टिलरी गन्स हम लोग के वहां फायर किए, जिस तरीके से हम लोग के बहादुरी दिखाया था हम लोग के सेना ने, तो हम लोग जाकर वहां पे उन पोस्ट को कैप्चर कर पाए थे। साथ ही साथ जिस तरीके से फिर हम लोग के एयरफोर्स ने भी वहां पे मदद किया था, तो ऑपरेशन विजय के साथ साथ ऑपरेशन सफेद सागर भी एयरफोर्स का उसमें चला था। हम लोग के ऊपर बस एक वो था कि हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो लोकेशंस हैं जो एलसी की उस तरफ है, हम लोग को वहां पे ऑपरेट करने का परमिशन उस समय नहीं मिला था। हम लोग बस अपने ही हिस्से में जो लोग घुसपैठ किए थे उन पहाड़ियों इलाकों को हम लोग पूरा साफ किए। द्रास में बना करगिल युद्ध स्मारक शहीदों को समर्पित है। यहाँ पाकिस्तानी सेना के बंकर भी रखे हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सैनिकों ने छिपकर हमला करने के लिए किया था। भारत में इंसानी आबादी वाले सबसे ठंडे इलाके द्रास में बने करगिल युद्ध स्मारक पर जाना किसी के लिए भी जीवन का शानदार अनुभव हो सकता है। स्मारक में लहराता भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दूर से ही उन लोगों को आकर्षित करता है जो कश्मीर से लेह जाने के लिए हाईवे से गुजरते हैं। पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के छेड़े गए ऑपरेशन विजय की स्मृति में बनी इस यादगार को देखने रोजाना 1000 से 1500 विजिटर्स आते हैं। कश्मीर और लेह जाने वाले एडवेंचर बाइकर्स के लिए तो ये पसंदीदा स्टॉप ओवर पॉइंट बन चुका है। शत्रुनाश नाम के अंतिम हमले की याद को ताजा रखने के लिए पॉइंट 5140 चोटी का नामकरण गन हिल के तौर पर किया गया है। ये नाम उन गनर्स को समर्पित है जिनके आक्रमण ने पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर उसके सैनिकों को भागने पर मजबूर कर डाला था।